हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत का वायु परिवहन। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इस एक वीडियो में ही सोल्व करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न, किस किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। इसका पूरा इतिहास हम देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु ईयर वाइज हम आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं और बिल्कुल कहानी की तरह हम आपको आज समझाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को जमकर जो है कि सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत का परिवहन वायु परिवहन है, जिसको इंग्लिश में एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर सामने आता है। जैसे पहला, आवागमन का तीव्रतम साधन है। वायु परिवहन जो है कि परिवहन का सबसे तीव्र साधन माना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है, अति दुर्गम स्थानों पर सुगमता से पहुंच संभव हो पाता है वो वायु परिवहन के द्वारा। ठीक है ना। वायु परिवहन एक स्थानों से दूसरे स्थान पर जाने का सबसे अच्छा साधन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा जगह है जहां पर हम न तो सड़क मार्ग से जा सकते हैं न तो जल मार्ग से जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपके लिए एकमात्र रास्ता बच जाता है वायु परिवहन का। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे ऊंचे पर्वत पर अगर चढ़ना हो, सपोज हमें हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप चल के तो जाना संभव है, लेकिन बहुत दुर्गम रास्ता होता है। कई बार हम हवाई जहाज का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। ऊंचे पर्वत पर चढ़ना हो, मरुस्थल, अगर लंबा मरुस्थल का रास्ता तय करना हो तो उसमें भी वायु परिवहन का एक मजबूत इसमें सहयोग होता है। दूसरा, घने जंगल से अगर होकर हमें गुजरना है तो उसमें भी वायु परिवहन हमें बहुत सहयोग देता है। और अगला है जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, लंबा समुद्री रास्ता। इसमें भी सफर करने के लिए हमें वायु परिवहन भरपूर सहयोग करता है। ऐसा नहीं कि जल संसाधन के द्वारा आप नहीं पहुंच सकते हैं। जल संसाधन के द्वारा आप जितनी देर में सफर तय करेंगे, वायु परिवहन से उससे अपेक्षाकृत बहुत कम समय में वो सफर पूरी हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया कि अति दुर्गम स्थानों का सफर हम वायु परिवहन के द्वारा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसको एक ऐतिहासिक पहलू से ईयर वाइज हम इसको महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आए हैं। ईयर वाइज इसको देखने का प्रयास करेंगे। इनका इतिहास हमने उसका शीर्षक दिया है इतिहास। वायु परिवहन का इतिहास की शुरुआत होता है भारत में 1911 ईस्वी से। अब 1911 ईस्वी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हमारे सामने आता है। वो पहला देख लीजिए, भारत में वायु परिवहन का आरंभ होता है 1911 ईस्वी में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा उसमें जोड़ सकते हैं कि वो जो हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच पहला जो कि वायुयान के द्वारा सफर तय किया गया था इलाहाबाद से नैनी, और वो दूरी था 10 किलोमीटर और वो वायु डाक के लिए प्रयोग किया गया था। तो बिल्कुल ये चीजें दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। आई होप कि ये चीजें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। 1911 ईस्वी में वायु परिवहन की शुरुआत होती है। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है सर्वप्रथम, और वो किस लिए उपयोग किया जाता है? वायु डाक के रूप में, डाक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि वो समय अंग्रेजों का समय था। स्वभावतः अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए प्रयोग किया था, लेकिन कालांतर में तो हमारे लिए वो यूजफुल हुआ है ना। 1911 ईस्वी का ये समय चला जाता है और एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 1932 ईस्वी में, जो भारत का टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जाती है। ये प्राइवेट होता है, प्राइवेट आदमी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा वो किया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जाती है जेआरडी टाटा के द्वारा। अब यही टाटा एयरलाइंस आगे जाकर 1946 ईस्वी में एयर इंडिया बन जाता है। एयर इंडिया के बारे में भी विस्तार से आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस, ये याद रख लीजिएगा, इनकी स्थापना की जाती है। फिर 1933 ईस्वी में जस्ट उसके एक साल के बाद इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की जाती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 में परिवहन की शुरुआत होती है। 32 में
1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जाती है। उसके अगले ही वर्ष इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की जाती है। ये 3 ईयर आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो एक दो बार सिर्फ आप रिपीट कर लीजिए। 32 ईस्वी में क्या होता है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जाती है। अगले ही वर्ष इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और यही टाटा एयरलाइंस की का नाम चेंज कर दिया जाता है 29 जुलाई 1946 ईस्वी को। और यहां पे हमने लिख दिया है पुराना है टाटा एयरलाइंस, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, एयर इंडिया बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एयर इंडिया शब्द से ही कई सारे कंफ्यूजन आता है, वो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। साल आता है 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी तक भारत में जो है ना 4 प्रमुख वायु कंपनियां थी। इनको बिल्कुल ध्यान में सेट कर लीजिएगा। 4 प्रमुख वायु कंपनियां थी। कौन? इंडियन नेशनल एयरवेज, 2 नंबर पे टाटा सन्स लिमिटेड, तीसरा था एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और चौथा था डेक्कन एयरवेज। ये 4 प्रमुख कंपनियां उस समय जो है कि वायु कंपनियों के रूप में फेमस था। ठीक है, फिर 1947 के बाद 1951 ईस्वी का समय आता है। उस समय तक या फिर कहें 1951 ईस्वी में 4 और कंपनियां इसमें शामिल हो जाती है। यानी 1951 ईस्वी में टोटल 8 प्रमुख कंपनियां हो जाती है वायु क्षेत्र में। तो 5वां कौन सा हो गया जो 1951 ईस्वी में शामिल हुआ? उसमें 4 कंपनियां इस तरह थी। पहला नंबर पे था भारत एयरवेज, बी नंबर पे था हिमालय एविएशन लिमिटेड, सी नंबर पे था एयरवेज इंडिया और डी नंबर पे था कलिंगा एयरवेज। इस तरह 1951 ईस्वी तक भारत में 8 प्रमुख वायु कंपनियां हो गई थी। अब यहां पे देखिए प्रश्न इस तरह पूछ देगा कि एयर इंडिया नामकरण कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। उसका पुराना नाम क्या था? है ना, टाटा एयरलाइंस था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब किया गया? तो ये सारे कंप्लीटली आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम ये सारे टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि 1951 ईस्वी तक भारत में 8 प्रमुख वायु कंपनियां हो गई थी। अगले ही वर्ष 1952 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, वो देख लीजिए। 1952 ईस्वी में योजना आयोग ने सरकार को यह सलाह दी कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। अब तो जाहिर सी बात है, योजना आयोग ने ऐसे तो नहीं दी, ऐसे ही सरकार को सलाह नहीं दे दिया, बल्कि इनके लिए बहुत पहले से रणनीति चल रही थी। ठीक है, 1952 ईस्वी में योजना आयोग ने जैसे ही राष्ट्रीयकरण की सलाह दी, सरकार ने उस बात को मान लिया और 1953 ईस्वी में यानी अगले ही साल वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह भारत के इतिहास में वायु परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना हो गई कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण का सुझाव देती है और जो भी विभागीय प्रक्रिया होती है अगले ही साल उसको फिर सरकार मान लेती है और उसको कार्य रूप में परिणत कर देती है, उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीयकरण तो कर दी गई, जितनी भी वायु कंपनियां थी तो जाहिर सी बात है अब वो सरकारी हो गई, है ना। सरकारी होने के बाद सबको सरकार ने 2 निगम के रूप में बांट दिया, 2 निगम में बांट दिया। यहां पे क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीयकरण करने के बाद वायु परिवहन को कितने निगम में बांटा गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 निगम में उसे बांटा गया। कौन कौन सा वो देख लीजिए। एक निगम का नाम रखा गया एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरे का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस, जिसको हिंदी में भारतीय विमान निगम कहा जाता है। अब तो इसलिए बांटा गया कि एक को दिया गया कि आप ये ए नंबर को दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड को यह कार्यभार दिया गया, आप अंतरराष्ट्रीय कमान संभालेंगे। मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है कि विमान की सुविधा होगी, वायु यातायात की या वायु परिवहन की सुविधा होगी, उसको संभालेंगे। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि वैदेशिक या अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन का कमान संभाला और इंडियन एयरलाइंस इनको दिया गया घरेलू मामले को देखने के लिए। मतलब घरेलू एक देश के अंदर जो वायु परिवहन की सुविधा दी जाएगी वो दिया गया इंडियन एयरलाइंस को या भारतीय विमान निगम को। ये 2 बांट दिया गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1981 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि एक वायुदूत नामक एक वायु कंपनी फिर से
सामने आ जाती है। तो यहां पे प्रश्न ये पूछ देगा कि 1981 ईस्वी में कितने निगम थे, वायु परिवहन के क्षेत्र में कितने निगम थे। तो आप जवाब देंगे कि 2 निगम तो पहले से था। 1981 ईस्वी में एक वायुदूत के नाम से जो है कि निगम और स्थापित किया जाता है, तो इस तरह टोटल 3 हो जाता है। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, क्योंकि ये भी वायुदूत भी जो है घरेलू मामले को देखा करती थी, घरेलू मामले को। इस वजह से वायुदूत को अलग नहीं रखा गया और कुछ ही समय बाद इसे भारतीय विमान निगम यानी इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बना दिया गया। यानी 1981 ईस्वी के बाद थोड़े ही दिन के बाद फिर से 2 निगम हो गए। यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ 1981 ईस्वी याद रख लीजिएगा कि उस समय भारत में 3 विमान निगम थे और थोड़े ही दिन के बाद फिर से 2 हो गए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब चले जाते हैं 1995 ईस्वी में। सरकार वायु परिवहन को तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। 1995 ईस्वी में इन सारे को कार्यभार संभालने के लिए सरकार एक और काम करती है, वो ये करती है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन कर देती है और वो सारी चीजें ये भी जो भी है वायु परिवहन इसके अधीन आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, 1995 ईस्वी में। हर ईयर को हम कंप्लीटली आपको समझा रहे हैं, इसलिए इसको भी माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूछ देगा कि वायु परिवहन या जो भी उड़ान है वो किसके अधीन आता है, तो ये चीजें आप जरूर बताएंगे। अब आता है एक महत्वपूर्ण घटना 2007 ईस्वी में 24 अगस्त को। देख ले इनका काम ठीक है, एक विदेश देख रहा है, एक देश लेवल पे या घरेलू मामले को देख रहा है। तो दोनों को फिर 24 अगस्त 2007 ईस्वी में दोनों को मिला दिया गया, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड को और इंडियन एयरलाइंस को। कई जगह आपको एयर इंडिया पढ़ने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिलाकर एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाता है, उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नेसिल कह सकते हैं, NACIL। N से नेशनल, A से एविएशन, C से कंपनी, I से ऑफ इंडिया और L से लिमिटेड। अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेसिल की स्थापना कर दी गई और इसका ब्रांड नाम एयर इंडिया कर दिया गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, एक बहुत लंबा सफर तय करता है। और वर्तमान स्थिति यही है कि अभी भारत में जो है कि टोटल 126 विमान पत्तन है। हालांकि अभी की स्थिति कुछ और है कि सरकार सारी चीजें जो है कि प्राइवेट हाथों में दे रही है, तो उस पर कभी हम बात करेंगे बाद में। चूंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि 126 विमान पत्तन है, जिसमें लगभग 25 इंटरनेशनल मुद्दे को देखती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय विमान सुविधाएं प्रदान करती है, और 86 विमान पत्तन जो है कि घरेलू मामले को देखती है, बाकी अन्य जो है रक्षा से संबंधित है ना। तो टोटल 126 विमान पत्तन है और 25 इंटरनेशनल हो गया और 86 जो है वो घरेलू हो गया। तो इस तरह दोस्तों इनका इतिहास है। लेकिन अभी घबराइए मत, अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें हम बताएंगे, जैसे हम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पर भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण तथ्य जो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा है वो ये है। एक एयर इंडिया से रिलेटेड कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, दूसरा इंडियन एयरलाइंस से रिलेटेड कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस तरह सिलसिलेवार हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे 1932 ईस्वी में एयर इंडिया का इतिहास अगर आपसे पूछा जाए, 1932 ईस्वी में एयर इंडिया की स्थापना होती है टाटा एयरलाइंस के नाम से, है ना। JRD टाटा के द्वारा उनकी स्थापना की जाती है। 1946 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया किया जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एयर इंडिया किया जाता है, उसका नामकरण होता है। 1953 ईस्वी में, अभी आपने देखा कुछ देर पहले, कि एयर इंडिया या जो भी विमानिक कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो वो असर इस पर भी पड़ा, एयर इंडिया पर भी पड़ा। 1953 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर उनके बाद सारी कंपनियां राष्ट्रीय हो गई, जो है कि सार्वजनिक उपक्रम हो गई। 2007 ईस्वी में फिर इनका
जो है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को समाप्त करके एक संयुक्त उपक्रम या फिर संयुक्त संगठन NACIL की स्थापना कर दी गई। और आगे देखिए, पहले यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखते हैं, इंडियन एयरलाइंस को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि पूछा जाता है इनकी स्थापना कब की गई। तो इनकी स्थापना भाई साहब 1953 ईस्वी में की गई। क्यों? 1952 ईस्वी में, याद कीजिए, 1952 ईस्वी में योजना आयोग ने यह सलाह दी कि जो भी विमानन कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। 1953 ईस्वी में सरकार ने उन सारी विमानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। 1953 ईस्वी में, याद कीजिए, सबका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में क्या बांटा 1953 ईस्वी में? वही हुआ राष्ट्रीयकरण के बाद। एक हो गया एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरा हो गया इंडियन एयरलाइंस। दो भाग में जो है कि एयर इंडिया क्या देख रही थी? विदेशी मामले देख रही थी, विदेशी उड़ान को देखना है। और इंडियन एयरलाइंस क्या देख रही थी? ये घरेलू विमान को देख रही थी, घरेलू विमान सेवा को या फिर जो है कि हवाई सेवा को देख रही थी। फिर दोनों की स्थिति में 2007 ईस्वी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। 53 में तो सबको समेट करके दो में बांट दिया, फिर थोड़े दिन के बाद एक और आता है, वायुदूत आता है, फिर उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो अब आपको कमेंट करके यहां बताना है कि वायुदूत को इन दोनों में से किसमें शामिल किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, 2007 ईस्वी में इन दोनों के जीवन चक्र पर एक और असर पड़ता है कि 2007 ईस्वी में उनको शामिल कर दिया जाता, हटा देता, चलो हटो, अब आप दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ शामिल होंगे, एक घर में रहना है। और NACIL की स्थापना, NACIL की स्थापना कर दी जाती है और उनका संयुक्त ब्रांड नाम एयर इंडिया कर देता है। यानी नाम को अगर देखा जाए तो वह एयर इंडिया की तरफ ही आया। तो ये था भाई साहब इनका संपूर्ण इतिहास। को देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए और जितना ज्यादा हो सकता है इसे आगे बढ़ाने में और इस परिवार को बड़ा करने में मदद कीजिए। तो चलिए, अपनी उम्मीदों पे खरे उतरिए, जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।